हाँ, आपको 1.1 का वैल्यू याद हो गया गैल्वेनिक सेल का। जब मैं पूछता हूँ आप मेरे को 1.1 चिपका देते हो। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि उन दोनों में बेसिक डिफरेंस सबसे पहले ये बताना है कि एक केमिकल से इलेक्ट्रिकल जाता है, दूसरा इलेक्ट्रिकल से केमिकल आता है। मीन्स कि इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक स्पॉन्टेनियस होता है, दूसरे को नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। हमें एनर्जी देना पड़ता है केमिकल रिएक्शन कराने के लिए। तो जब आपसे मैं पूछूं कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है बताओ, तो सबसे पहले क्या बताओगे? गैल्वेनिक सेल में सबसे पहले तो यहाँ पे हम कन्वर्ट क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही कन्वर्ट करेंगे ना? क्या मैं सही लिख रहा हूं? अच्छा, रिएक्शन खुद होता है तो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने वाला है यहाँ पे। अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। सही है। अच्छा, और कुछ जो बचा हो? इसमें जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हम सेल की बात करते हैं वो हम डेनियल सेल की बात करते हैं। जो हम एग्जांपल ले रहे होते हैं, तो आपका किसका लेते हैं हम, डेनियल से। डेनियल सेल याद है किस कैसे बनता है डेनियल सेल? अरे आपके सीधे जैसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खोलोगे पहले यही मिलता है। मैंने आपको चैप्टर थोड़ा सा उल्टा क्रम में पढ़ाया है, अपोजिट। वो इसलिए पढ़ाया है ताकि वो हमारा एक मोमेंटम बना होता है वैसे एक के बाद एक के बाद एक पढ़ने का। तो अगर हम कुछ नया भी पढ़ते हैं वो उसी फ्लो में निकल जाता है। इसलिए हमने थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन पढ़ाया है। चलो बताओ फिर, डेनियल सेल पता है किससे बनता है? अरे सिंपल, कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट वाला सोल्यूशन लेते हैं। जिंक और कॉपर का रॉड लेते हैं। चलो, क्या होगा, एक हमारे पास अगेन एनोड कैथोड जैसे है वैसे ही आने वाला है। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। ये क्या है, एनोड। और ये क्या है, कैथोड। अब की बार हमें कोई बैटरी नहीं जोड़नी। हम यहाँ से ऐसे वायर लेके जाएंगे, ठीक, और दोनों को आपस में टच कर दें। इस पे हमने लगा दिया लेट सपोज एक बल्ब। जो कि अब बल्ब जैसा नहीं लगेगा तो इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि ये मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका बल्ब है। चलो मुझे बताओ फिर, क्या मैंने जो बनाया है सही बनाया है? मुझे तो नहीं लग रहा। कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट दोनों अलग अलग लेने हैं ना, तो इसलिए हमें दो अलग अलग इनके डब्बे लेने पड़ेंगे। ठीक,
समझ में आ रहा? अब जो एनोड बनता है, ये आपका बनता है जिंक मेटल का। और जो कैथोड बनता है उसको बनाते हैं किससे? कॉपर का। किससे बनाएंगे? कॉपर से। जो मेटल का लेते हैं उन्हीं का सॉल्ट सोल्यूशन हम ले रखे होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। तो यहाँ जिंक लिया है तो ये जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होगा। कॉपर लिया है तो यहाँ कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा। ठीक है। अब अगर जिंक सल्फेट है तो ये जिंक 2+ में होगा, ये SO4 2- में होगा, यहाँ पे कॉपर 2+ में होगा और सल्फेट अगेन 2- में होगा। क्या ऐसा ही होगा? ठीक है। अगेन एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। मैं अब थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि एक बार पढ़ चुके हो आप। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। ठीक। एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा? तो जो जिंक है वो जिंक से एनोड पे, देखो अब क्या होगा, मैं सीधे सेल रिएक्शन लिख रहा हूं। हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन। जब एक किसी इलेक्ट्रोड का रिएक्शन लिखोगे तो हम कहते हैं हाफ सेल रिएक्शन। क्या होगा? जो आपका जिंक है, जिंक आपका जिंक 2+ में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। ये हो रहा है एट एनोड। कैथोड पे क्या होगा? कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड में चला जाएगा। और ये जिंक 1+ में है, यहाँ भी कॉपर 2+, 1+ में था पानी में। क्या समझ में आया? क्या हो रहा है यहाँ पे? ये जो जिंक का मेटल है, ये अगर मैंने मोटा सा ऐसे ले रखा है, लेट सपोज ऐसे ये मोटा सा ले रखा है। मोटा मोटा मैं इससे तो बना ही सकता हूँ। हाँ, इधर से बना सकता हूँ। ये यार बहुत ही गंदा बना दिया मैंने तो। सही है। देखो अब होगा क्या? जैसे जैसे ये जो जिंक है ये ऑक्सीडाइज होता जाएगा और जिंक 2+ के रूप में बाहर आता जाएगा। ये धीरे धीरे पतला होता जाएगा। सही है। और जो कॉपर 2+ है, ये कॉपर जैसे कॉपर 2+ जो सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट वाला ये आएगा, इस पे रिड्यूस होगा। दूसरा जो कॉपर 2+ है ये भी आएगा, इस पे रिड्यूस होगा। और रिड्यूस होता जाएगा, इधर जिंक 2+ यहां से निकलता जाएगा बाहर। यहां से जिंक 2+ बाहर निकल रहा है, यहाँ से जिंक 2+ बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे कि आ रहा है। तो ये आपका टाइम के साथ ये पतला होगा और ये मोटा होता जाएगा। ऐसा होगा ना? अच्छा। अब चार्ज की बात कर लेते हैं कि अगर जिंक जिंक 2+ में जाके बाहर जा रहा है तो अपने पीछे यहां पे इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। जब जिंक मेटल से ऑक्सीडाइज होके, इस रॉड से ऑक्सीडाइज होके सोल्यूशन में गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन को तो पीछे ही छोड़ के गया ना। तो ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन सब जिंक छोड़ छोड़ के बाहर जाएंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज। सही है।
मतलब कि टाइम के साथ जैसे ही जिंक इधर से इधर बाहर निकलेंगे, ये आपका निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कहां से आ रहा है कोई पूछे तो क्या बताना है कि जिंक जैसे जैसे आपका ऑक्सीडाइज होता जाएगा अपने पीछे निगेटिव चार्ज को छोड़ता जाएगा, और जो निगेटिव चार्ज छोड़ेगा वही आपका, ये आपका धीरे धीरे नेगेटिवली चार्ज हो गया। अच्छा, अब देखो कैथोड पे क्या होगा। मेटल जो होते हैं आपको पता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे ही कॉपर 2+ यहां से जाके और इसके 2 इलेक्ट्रॉन को खा गया मेटल में, जब सिंपल एक मेटल का रॉड उठाओगे तो उस पे तो कोई चार्ज नहीं होता। मींस उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन भी है वो एक्सेस में नहीं है। वो कोई मेटल सेंटर होगा, उसका ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, फ्री में घूम रहा है। पर जैसे ही कॉपर 2+ आया और जो फ्री में घूम रहा था उसको खा गया, 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन खा के कॉपर में यहीं पे रिड्यूस हो गया, तो इस मेटल में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई ना। फिर से दूसरा कॉपर 2+ आया, फिर कॉपर 2+ आया, और धीरे धीरे इस मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन से खाता गया। तो टाइम के साथ इस पे क्या हो गया, सब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। कहां से आ रहा है, तो कॉपर 2+ आके और इससे 2 इलेक्ट्रॉन को खा गया, इसके कारण ऐसा आया। ठीक। अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो चूंकि हमने यहां से ये सर्किट कंप्लीट कर रखा है, इधर से अभी फुल सर्किट कंप्लीट नहीं है, केवल इधर से हमने कंप्लीट कर रखा है, तो ये तुरंत इस वायर से होते हुए और यहां पे चला आएगा। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन ये निगेटिवली चार्ज है, इधर पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत घूम के आएगा ना इस तरफ, इस पॉजिटिव के पास एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ ना पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, तो तुरंत इधर से घूम के पॉजिटिव के पास आते आने लगेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होगा। तो कैथोड से एनोड की तरफ करंट चलता है। करंट का पाथ किधर से किधर हुआ, कैथोड से एनोड की तरफ, ऐसा ही हुआ है ना। और इलेक्ट्रॉन का पाथ किधर हुआ, एनोड से, क्योंकि एनोड निगेटिवली चार्ज है, जिंक आता जाए, जिंक जिंक 2+ में जाता जाएगा, पीछे इलेक्ट्रॉन छोड़ता जाएगा, वो घूम घूम के जाएगा, तो एनोड से कैथोड की तरफ। समझ में आया। सेम आप ये चीज जो मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक से लिखा बनवाया था उसके लिए भी लिख सकते हो। अच्छा, जैसे ही यहां से करंट पास हुआ बल्ब जल जाएगा। क्या ये बल्ब जलता रहेगा। हम्म। हाँ देखो, थ्योरेटिकली ये बल्ब जलते रहना चाहिए। क्यों जलते रहना चाहिए, जितना जब तक ये जिंक खत्म नहीं हो जाता तब तक ये जिंक जिंक 2+ में जाता जाए, पीछे 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ता जाए, और इधर जब तक कॉपर खत्म नहीं हो जाता ये इधर से आए, कॉपर इस 2 इलेक्ट्रॉन को खाता जाए, तो यहाँ करंट हर बार इसके सर्किट से पास होगा, तो ये बल्ब जलता रहेगा। तो थ्योरेटिकली तो ऐसा होना चाहिए कि जलते रहना चाहिए, पर एक्सपेरिमेंटली ऐसा मिला कि ये जल ही नहीं रहा। एक बार ऐसे बुक करके जला 1 सेकंड के लिए, फिर बंद हो गया, अब बंद हो गया तो बंद ही है, दोबारा जल ही नहीं रहा है। अब क्यों नहीं जल रहा है, उसका रीजन क्या है। तो उसका रीजन ये होता है कि ये जो जिंक है ना,
जिंक से जिंक 2+ में गया, एक गया, दो गया, पांच गया, 10 गया। इसके बाद ऐसा होगा कि इस रॉड के अराउंड ढेर सारा जिंक 2+ आ गया। आ गया ना? अब जिंक यहां से निकल के जिंक 2+ में जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि सेम आयन अपोज करेंगे ना। ये पूरा जो सोल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। पहले क्या था, जब यहां से जिंक नहीं आ रहा था, तो जितने जिंक 2+ थे उतने ही सल्फेट आयन से ये सोल्यूशन न्यूट्रल था। सही है। पर जैसे जैसे यहां से जिंक ऑक्सीडाइज हुआ और सोल्यूशन में गया, वैसे वैसे जिंक 2+ का नंबर बढ़ने लगा कंपेयर टू सल्फेट आयन। तो ये जो सोल्यूशन है ये पॉजिटिवली चार्ज होने लगा। अब सोल्यूशन जब पहले से पॉजिटिवली चार्ज है, तो अगेन वो जिंक 2+ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, पॉजिटिव को आने ही नहीं देगा। तो होगा क्या कि यहां से जिंक 2+ आना ही बंद हो जाएगा, वो और ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। कैसे? ये सेम लॉजिक एनालॉजी ऐसे ले सकते हो कि कोई अगर एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है? एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक में एनर्जी बाहर जाती है। अब बाहर का टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दो, ढेर सारा कर दो, तो क्या रिएक्शन होगा? नहीं होगा ना। एक्जोथर्मिक से ऑलरेडी एनर्जी बाहर निकलना है, और बाहर का टेम्परेचर आपने इतना ज्यादा बढ़ा के रखा है कि बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो चुका है, वो एनर्जी लेने को तैयार नहीं है। कैसे? मान लो एक सिस्टम है, सिस्टम में वर्क मान लो 40 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रहा है। अब इस तरफ इन्वायरमेंट का टेम्परेचर आपने 100 डिग्री कर दिया। क्या होगा? अब यहां से कुछ हीट बाहर निकलता, सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेता, अगेन रिएक्शन आगे जाता, फिर हीट बाहर निकलता, फिर सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेता, तो रिएक्शन आगे जाता जाता। पर अभी क्या हो रहा है? अभी तो बाहर का टेम्परेचर अगर आपने 100 कर दिया, तो यहां से जो हीट निकलेगा वो 40 पे निकलने वाला है। इधर आगे 100 है, तो क्या हीट 100 के पास, वो दोबारा सिस्टम में चला आएगा, रिएक्शन फिर से बैकवर्ड चली जाएगी। समझ में आ रहा है? यही अगर ये एंडोथर्मिक होता है, यानी कि रिएक्शन को होने के लिए हीट चाहिए, तो आप अगर से हीट करोगे तो उसे चाहिए था, आप दे रहे हो तो बहुत जल्दी जल्दी आगे जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सेम लॉजिक यहां भी लगता है कि सोल्यूशन जो आपका है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, वो और जिंक 2+ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और जिंक 2+ नहीं आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तो इधर जाएंगे नहीं, तो ये लेगा कहां से? अच्छा, सेम ऐसे यहां भी कह सकते हो कि पहले ये सोल्यूशन न्यूट्रल था, जैसे जैसे यहां कुछ इलेक्ट्रॉन आए, कॉपर 2+ जाके खा गया। सही है। अब ये जो सोल्यूशन है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा या निगेटिवली चार्ज हो जाएगा? जल्दी से बताओ मेरे को, सोल्यूशन के साथ क्या होने वाला है? जल्दी, फास्ट। कॉपर 2+ जाके डिपॉजिट होता जाएगा, तो सोल्यूशन क्या होगा, निगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज? सोचो सोचो। अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत आसान है। जस्ट बहुत दिमाग मत लगाना। बस सिंपल ये सोच रहे कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कॉपर 2+ जाके अगर डिपॉजिट होता जाएगा तो सोल्यूशन फाइनली क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज?
अरे इतना दिमाग क्यों लगाना है? निगेटिवली चार्ज ही होगा। इतना कंफ्यूज नहीं रहना है। अरे देखो, मान लो ये सब सेटअप लगाने से पहले अगर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाया तो इसमें 100, अगर 100 कॉपर सल्फेट लिया तो उसमें 100 कॉपर 2+ होंगे, 100 सल्फेट आयन होंगे। सही है। जैसे ही आपने इसको डिप किया और इधर से सेटअप तैयार किया, वैसे ही कॉपर 2+ आया, मान लो 10 कॉपर 2+ आके इस पे रिड्यूस हो गए। अब सोल्यूशन में बताओ कितने कॉपर 2+ हैं और कितने सल्फेट आयन है? 100 कॉपर 2+ थे, 100 सल्फेट आयन थे। 10 कॉपर 2+ आके अगर डिपॉजिट हो गए, तो अब कितने कॉपर 2+ हैं और कितने सल्फेट आयन है सोल्यूशन में? ये क्लास 1 का है क्वेश्चन। चलो जाओ, आपके घर में जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा ना, उससे पूछना कि हमारे पास 100 केले थे और 100 अंडे थे। हमने 10 केले वो खा लिए, अब बताओ किचन में कितने केले और कितने अंडे बचे हैं? इसमें भी कंफ्यूजन है। हाँ, तो इतना कंफ्यूजन, इतना टाइम क्यों? बाबा, कॉपर सल्फेट आपने 100 कॉपर सल्फेट लिया, तो इसमें कॉपर 2+ भी 100, सल्फेट भी 100, और दोनों अगर 100 100 है, और 10 ये जाके डिपॉजिट हो गया, ये तो कहीं जा नहीं रहा, तो ये 100 का 100 बचा है, ये तो 90 हो गया ना। तो 10 सल्फेट आयन ज्यादा हो गए तो फाइनल सोल्यूशन निगेटिवली चार्ज हो जाएगा ना। और अगर फाइनल सोल्यूशन निगेटिवली चार्ज हो गया, जो कॉपर सल्फेट, जो सल्फेट आयन है, कॉपर 2+ को पकड़ना चाहेगा, पॉजिटिव निगेटिव के पास जाएगा ना। अब 100 लोग पकड़ने वाले हैं 90 लोगों को, क्या 90 जो बचे हैं वो फिर जा पाएंगे? 90, या मान लो कि 20 25 अगर कॉपर 2+ चले गए, 50 60 ही बचा है अब। 50 अब कॉपर 2+ बचे हैं और 100 सल्फेट आयन बचा है पकड़ने के लिए। तो क्या जा पाएगा दोबारा? ये तो कॉपर 2+ सल्फेट से ही तो बंधा रहना चाहेगा ना, दोबारा क्यों घूम के जाएगा? तो इसका मतलब यह है कि जब फाइनल सोल्यूशन निगेटिवली चार्ज होगा, वो दोबारा कॉपर 2+ को आने ही नहीं देगा इस इलेक्ट्रोड पर। इस पे तो आके 10 5 इलेक्ट्रॉन खाए हो, बस उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। फाइनल सोल्यूशन में तो ढेर सारे निगेटिव बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, ये रिपेल भी तो करेगा कॉपर 2+ को। तो इस तरीके से फाइनल सोल्यूशन जब निगेटिवली चार्ज हो जाता है, तो सल्फेट आयन कॉपर 2+ को और आने ही नहीं देता कि ये जाए। तो ना तो यहाँ पे अब जाके इसका रिडक्शन होगा, और ना ही ऑक्सीडेशन होगा। तो ये एक बार जल के बस तुरंत बंद हो जाएगा। ठीक। अब इसको अगर हटाना है, इसको हटाने के लिए हम यूज करेंगे सॉल्ट ब्रिज। क्या आपको समझ में आया कि सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज होता है, क्यों करते हैं यूज? तो अब हम यहां से यूज करेंगे सॉल्ट ब्रिज। यू शेप का एक सॉल्ट ब्रिज होता है। मेरा यू गलत गंदा सा दिख रहा है, पर मैं क्या करूं? इससे अच्छा बनाने के चक्कर में और टाइम चला जाएगा, जाने दो। मान लो ये यू है। ठीक है। तो ये यू शेप का अब हम यूज करेंगे सॉल्ट ब्रिज। तो ये क्या है आपका? ये है आपका सॉल्ट ब्रिज। ये क्या करेगा? ये ऐसा करेगा कि यहां पे ये कैटायनिक जिंक 2+ ज्यादा हो गए थे। ये जो सॉल्ट ब्रिज बनता है, ये आपका केसीएल सोल्यूशन का बनता है, या ऐसे सॉल्ट का बनता है। तो इसमें से जो निगेटिव वाला पार्ट है ना, वो इसमें आने लगेगा, तो ये न्यूट्रल होने लगेगा। और इसका जो कैटायनिक पार्ट है,
वो इसमें आने लगेगा। तो ये जो निगेटिवली चार्ज था ये न्यूट्रल होने लगेगा। तो सॉल्ट ब्रिज का यूज समझ में आया। सॉल्यूशन को कटायनिक या एनायनिक चार्ज नहीं होने देता, न्यूट्रल पॉइंट पे रखता है। तो जिंक 2+ जो बाहर आ रहा था वो आता रहता है। समझ में आ रहा। तो ये मेन यूज होता है सॉल्ट ब्रिज का। अच्छा, एक ये भी लिखा जाता है कि ये आपका सर्किट कंप्लीट करता है। जब फिजिक्स में सर्किट पढ़ते हैं तो ये गोल घूम के जाना चाहिए ना। तो ये देखो अब आ गया ना ऐसे। तो ये सर्किट कंप्लीट करता है। ठीक है। क्या आपको सॉल्ट ब्रिज का समझ में आया? क्या काम होता है सॉल्ट ब्रिज का, क्यों यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज? अच्छा, किससे बनाते हैं, क्या यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का मटेरियल क्या होता है? ये सॉल्ट ब्रिज का जो मटेरियल KCl या KNO3 यूज करते हैं। उसके साथ एक अगर अगर सब्सटेंस होता है यूज करते हैं उसे जेल बनाने के लिए। तो एक्चुअली हम करते ये हैं, KCl या KNO3 का सोल्यूशन लेते हैं, यू शेप को ऐसे उल्टा करके ऐसे भर देते हैं, और उसमें फिर अगर अगर सोल्यूशन डाल के और मिला देते हैं। अगर अगर सोल्यूशन जो होता है वही पानी जैसा ही रहता है, और कुछ टाइम के बाद वो पूरा जेल बना लेता है। तो जब वापस ऐसे उल्टा करोगे तो वो गिरेगा नहीं। तो अगर का बस इतना ही काम होता है कि वो जेल बना दे। बाकी आपका काम KCl या KNO3 करता है। सही है। अच्छा, एक चीज का याद रखना पड़ता है कि जो आपका काउंटर आयन है, इधर जो सोल्यूशन यूज किए हो या इधर जो यूज किए हो, वो सेम वाला यहाँ पे हम नहीं लेते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं कह दूं कि AgNO3 का मैंने लिया है, मैंने क्या लिया है, AgNO3, तो यहाँ पे फिर KNO3 नहीं यूज हो सकता। फिर आपको यूज करना पड़ेगा लाइक KCl यूज कर लोगे। क्या समझ में आया? ठीक है। ये लिख लो पहले। ये इधर से ये चला गया। सेल रिएक्शन जब लिखने जाओगे तो जिंक सॉलिड था, कॉपर 2+ था एक्वस फॉर्म में, और यहां से आपका क्या बना, जिंक 2+ बना ऑक्सीडाइज होके एक्वस फॉर्म में, एंड कॉपर सॉलिड बना। ये आपका इसको कहते हैं सेल रिएक्शन। ये दोनों थे हाफ सेल रिएक्शन, और जो फाइनल ये लिखा इसको कहते हैं सेल रिएक्शन। ठीक है। ये आपका एनोड पे हुआ था, और ये आपका कैथोड पर हुआ था। ठीक। अच्छा। हम्म, आपको ये पता है डेल्टा जी कैसे लिखते हैं? NFE सेल, फॉर्मूला उसका कुछ। हेलो। आपको पता है कि उसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं? पहले फॉर्मूला लिख दूं या सॉल्ट ब्रिज के बारे में लिख दूं? पहले तो देख लो E0 सेल कैसे निकालते हैं। मान लो कि ये जो जिंक से जिंक 2+ में जा रहा है, इसका हाफ सेल का जो पोटेंशियल है वो E0, ए नोड का ए दिखा दूं, और इसका आपका E C दिखा दिया, E0C। और जो फाइनल सेल रिएक्शन है उसको मैंने ई दिखा दिया। सही है। अब फ्री एनर्जी चेंज जो हम लिखते हैं, यानी कि नॉन पीवी वर्क जब लिखते हैं, वी नो नॉन पीवी वर्क, नॉन पीवी वर्क मीन्स
गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। सही है, ये आपका होता है। एन आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। एफ आपका फैराडे है, फैराडे कांस्टेंट जो हम लेते हैं वही है। ई सेल आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक। अच्छा, अगर यहीं पे ना कभी कभी अगर आपने तो बहुत कम जेई में पूछता है, थर्मोडायनेमिक्स में अगर आपको याद हो माइनस का डेल जी बाई डेल टी को एस से भी दिखाते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको इक्वेशन वन मान लिया, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अगर इसको डीजी लिख दूंगा तो डीटी लिखूंगा, डेल जी लिखा है इसलिए मैं डेल जी बाई डेल टी लिख रहा हूं। डी मतलब स्मॉल चेंज, डेल्टा मतलब थोड़ा ज्यादा चेंज। इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो हम डी यूज करते हैं, जब दो अलग अलग पोजीशन पे डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं तो हम कहते हैं डेल जी। अच्छा, यहीं पे अगर आपको याद हो तो थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको बताया था एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जो स्टेट फंक्शन होते हैं जो फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करते हैं उनको डेल से दिखाते हैं, और जो पाथ फंक्शन होते हैं उसको डेल से नहीं दिखाते हैं, लाइक हीट और वर्क, ये दोनों पाथ फंक्शन होते हैं, तो कभी डेल्टा डब्ल्यू नहीं लिखा जाता। और जब डेल्टा एच भी लिखा जाता है तो वो एंथैल्पी होता है ना कि हीट होता है। ठीक। बाकी जिसके आगे डेल्टा लगा है इसका मतलब वो स्टेट फंक्शन है, फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करेगा, तो ये स्टेट फंक्शन है, डेल जी था तो डेल टी लिखा। डेल जी बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, माइनस एन एफ डेल ई सेल बाई डेल टी। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो याद रखना। ये आपका एंट्रोपी रहता है, डेल जी बाई डेल टी, ये आपका एंट्रोपी हो जाता है एस, माइनस एन एफ डेल ई सेल बाई डेल, डेल मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन। फॉर्म कभी पूछेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे, कभी इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक मिनट बस मैं एक चेक कर लूं मैंने फॉर्मूला सही लिखा है ना। ये एक ट्रिक होता है यूज याद करने का, शायद मैंने आपको बताया था। ये याद है थर्मोडायनेमिक्स में जब बताया था। एट कांस्टेंट प्रेशर पे करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, और ये डी जी बाई डी टी जो आएगा, या डेल जी बाई डेल टी माइनस एस के बराबर आएगा। तो इसको हम माइनस एस लिखेंगे, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका जो आएगा वो आएगा एस इज इक्वल टू एन एफ डेल ई बाई डेल टी। बस यही माइनस देखने के लिए मैंने किया था। एट कांस्टेंट प्रेशर पे ये आता है, तो ये मान लो कि इस पे भी हमने प्रेशर कांस्टेंट कर रखा है।
ये बगल में पी लिखने का मतलब होता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है। अच्छा, डेल ई सेल, ये डेल ई बाई डेल टी, ये डेल ई सेल क्या है? तो इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एफ फैराडे है, डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। और एस आपका एंट्रोपी है। एस क्या है? ठीक है। एन आपको पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ फैराडे इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर ये कभी याद है तो कर लेना, डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता है। अच्छा, मैंने ये क्यों बताया? तो मैंने इसलिए बताया कि दो इक्वेशन का अगर ऐड कर रहे हो तो आप डायरेक्टली इनका पोटेंशियल ऐड नहीं कर सकते हो इस फाइनल इक्वेशन के लिए। क्यों? क्योंकि जो ये आपका पोटेंशियल दे रखा है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। समझ में आया? तो अगर मैं इसको इक्वेशन वन मानू, क्या मान, इसके लिए जीवन मान लेता हूं। अगर इसका जो गिव्स फ्री एनर्जी, मैं अगर इसका जीवन लिखूं, इसके लिए जी टू लिखूं और इसके लिए जी थ्री लिखूं, क्योंकि ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जी क्या है? सारा एनर्जी, जितना एनर्जी का कोई भी टर्म हो वो सब क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। याद है? तो गिव्स फ्री एनर्जी भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो फॉर ए नोड के लिए लिखोगे तो क्या होगा? मैं अब फिर से अगेन अपने इक्वेशन पे वहां पे जा रहा हूं ऊपर। फॉर ए नोड, डेल्टा जी वन जो होगा वो माइनस एन एफ ई नॉट ए का। सही है। फॉर कैथोड, अच्छा एन का वैल्यू दो है, दो इलेक्ट्रॉन यूज हुआ था ना, तो डेल्टा जी वन इज इक्वल टू माइनस टू एफ ई नॉट कैथोड का। अगेन डेल्टा जी टू इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट कैथोड का, and this means delta G2 is equal to minus 2 again, कॉपर भी रिड्यूस हुआ था दो इलेक्ट्रॉन लेके, E नॉट सी कैथोड का। एंड फॉर सेल रिएक्शन डेल्टा G3 जो फाइनल आया वो क्या है? माइनस एन एफ ई जीरो। यही होगा। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा फाइनल में? तो फाइनल दो इलेक्ट्रॉन का लिया है, दूसरे ने दो इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसके लिए भी दो ही होगा। तो डेल्टा जी थ्री जो होगा उसमें हम लिखेंगे टू एफ ई नॉट सी। ठीक है। देखो, वी नो if free energy is extensive property, extensive property, so we can add directly or subtract directly. So here we are adding these two equations, एनोड एंड कैथोड। तो फाइनल इक्वेशन में भी हम डेल्टा जी थ्री जो होगा वो एडिशन के बराबर हो जाएगा। सो डेल्टा जी थ्री इज इक्वल टू डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू। ठीक है। अब डेल्टा जी थ्री कितना आया है आपका? माइनस टू एफ ई नॉट, फाइनल के लिए ई माना था तो ई मान लो, या ई नॉट सेल मान लो तो ज्यादा बेटर होगा। ये इसको फिर हमने एनोड कैथोड है, इसको ई नॉट सेल मान लिया।
सही है। तो यहां से डेल्टा G3 आपका ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगा। किसके लिए लिखा? ये सेल। सही है। तो माइनस का 2F ई नॉट सेल का इज इक्वल टू माइनस का 2F ई नॉट एनोड का, और अगेन माइनस में 2F ई नॉट किसका? कैथोड का। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब क्या होगा? 2F से 2F कट गया। अच्छा, ये माइनस अगर मैं कॉमन, अच्छा ये मैंने आगे माइनस पहले बाहर लिख लिया, इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया, यहां से ई नॉट एनोड आया प्लस ई नॉट कैथोड आया। सही है। अगेन ये कट गया माइनस से माइनस, तो ई नॉट सेल कितना आया? ई नॉट सेल, ई नॉट सेल आ गया आपका ई नॉट कैथोड या एनोड, जो भी आप लिखना चाहो, एनोड प्लस ई नॉट कैथोड। क्या आपको ये समझ में आया? अच्छा, अब इसमें ये देखना है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, किसको क्या रखना है। तो देखो, जनरली आपको जो रिएक्शन होता है उसमें आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा होता है, एसआरपी वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। तो देखो, जिंक से जब जिंक 2+ में ऑक्सीडाइज होगा, कैथोड पे रिडक्शन होला, इसके लिए तो आपने ई नॉट सी सही है, पर ये जो आपका ई नॉट ए है, ये आपने ऑक्सीडेशन का लिखा है ना, जिंक से जिंक 2+ का। आपको क्या दे रखा होगा? रिडक्शन का ना। तो या तो अगर ये ऑक्सीडेशन का लिख रखा है तो आपको याद रहना चाहिए कि यहां पे ई कैथोड और ई एनोड में, ई कैथोड और ई एनोड में ये आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, और ये आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है एनोड का। सही है। तब तो प्लस का साइन आएगा, दोनों प्लस प्लस रहेंगे। और नहीं तो पता है कि अगर कैथोड से एनोड या एनोड से कैथोड मींस, अगर आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से रिडक्शन जाना होता है तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? ये आएगा कैसे? बताओ। फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो आता कैसे है? ऑलवेज ई नॉट, या कोई भी ई सेल है अगर, या स्टैंडर्ड है तो मैं ई नॉट लिख दिया, अगर ये रिडक्शन का है, ये इक्वल होता है माइनस का ई नॉट ऑक्सीडेशन के। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि ऑक्सीडेशन से रिडक्शन चेंज करना है, रिडक्शन से ऑक्सीडेशन चेंज करना है, जस्ट साइन को चेंज कर दिया जाता है। याद आया? तो देखो, ई जो एनोड है, ऑक्सीडेशन वाला है ना, अगर इसका साइन चेंज कर दिया जाए तो रिडक्शन वाला बन जाएगा।
सेम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा ना। तो एनोड को अगर मैं माइनस ई लिख लूं, तो अब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया ना। तो अब याद रखना है कि जब भी ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड रख रहे हो, तो आप हमेशा ये दोनों जगह पे रिडक्शन पोटेंशियल रखोगे, ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वैसे जनरली आपको रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी वैल्यू ही दिया रहता है, बट फिर भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे ई कैथोड माइनस ई एनोड से हमेशा आपको दोनों में एसआरपी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल रखना है। ठीक है। ठीक। ये हो गया। और ई कैथोड माइनस ई एनोड आता कैसे है, तो ये डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होने के कारण हम ऐड करते हैं और वहां से आता है। और ई कैथोड माइनस ई एनोड तभी लगेगा जब ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। वनली ये दोनों। इट इज applicable only when number of electron in oxidation half oxidation half and reduction half is same। क्यों सेम नहीं रहेगा, तो ये जो आपका दो दो करके कटा है ना दोनों तरफ से, ये कटेगा ही नहीं। और नहीं कटेगा तो फिर आपका ये फॉर्मूला नहीं आएगा। तो ये तभी वैलिड होता है जब आपका इस तरीके का सेल दे रखा हो कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है और फिर जो रिड्यूस हो रहा है, उन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। अगर नहीं सेम है तो फिर आप इस फॉर्मूले से जाएंगे, डेल्टा जी थ्री इज इक्वल टू यहाँ पे जितने जितने इलेक्ट्रॉन दोनों के ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ में यूज हुए हैं, फाइनल। अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो फाइनल इक्वेशन में भी कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखेगा। इस लेट सपोज यहाँ पे आपको ऐसे दे दिया, यहाँ तो जिंक है, पर यहाँ पे लेट सपोज एल्यूमिनियम दे दिया। एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम में जा रहा, मान लो। अगर ऐसा हो रहा तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कटेगा, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन शेष बच जाएगा, रिमेनिंग रहेगा ना। अब इसके लिए जब G3 लिखोगे तो यहाँ पे 2 नहीं पुट करोगे, G3 में यहाँ कितना पुट करोगे, 1। ठीक। और यहाँ 1 पुट करोगे तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पे दो, ये दोनों ऐड होंगे और ये 1 से डिवाइड होगा, यानी कटेगा नहीं। तो याद रखना कि ये जब हम फार्मूला ये पढ़ रहे होते हैं, ये तभी वैलिड है जब आपका कैथोड और एनोड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। अगर सेम नहीं होंगे तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है। ठीक है। इसके बाद सेल नोटेशन देख लेते हैं। ई सेल ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया। ई सेल कैसे निकालते हैं इसके लिए अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वहां पे फिर हम नॉस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे तो फिर सॉल्व करेंगे। जस्ट आसानी है। बट उसके पहले आप सेल नोटेशन देख लो, फिर हम क्लास एंड कर देंगे, नहीं तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। इतना देर तक बैठने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है ना। या सोच रहे हो कि सर मेरे को लेजी समझेंगे अगर मैं कह दिया कि होता है, इसलिए मैं बोल देता हूँ नहीं होता है। तो देखो ये जो डेनियल सेल का नोटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि ये बीच में, इसको कहते हैं ब्रिज। क्या है, ब्रिज। फिर एक ए, यहां पे क्या लिखेंगे सबसे पहले, अब आयंस। यहां क्या होगा, आयंस। और यहां भी क्या होगा, आयंस। सही है। आयंस के बाद जहां पे आपका आने वाला है, अगर कोई क्या बोलते हैं,
सॉलिड स्टेट में हुआ। सॉलिड से पहले आगे गैस लिखते हैं। ठीक। और जिधर भी अगर कोई गैस हुआ तो गैस, एंड देन आपको लिखते हैं यहाँ पे सॉलिड। ये भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोई अगर सॉलिड है तो, अगेन यहाँ पे कोई अगर सॉलिड है तो। समझ में आया? ये जो आपका रहता है ये सॉल्ट ब्रिज को दिखा रहा होता है, सॉल्ट ब्रिज। ठीक। जैसे अगर डेनियल सेल के लिए लिखोगे, अच्छा, इसके पहले ये भी आप जान लो कि सॉल्ट ब्रिज के जो लेफ्ट में होगा, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि कहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हाफ है और कहाँ पे रिडक्शन हाफ है, मींस इसमें एनोड को किधर लिखेंगे, कैथोड। ये सॉल्ट ब्रिज के किस तरफ एनोड है और किस तरफ कैथोड है, क्या बताओगे? पहले ऑक्सीडेशन हाफ होता है। ये क्या है? ऑक्सीडेशन हाफ मींस कि एनोड है ये। क्या है? एनोड। और इधर ये क्या है? रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ। तो ये क्या है? कैथोड। ये आपका हो गया एनोड और ये हो गया आपका कैथोड। ठीक है। अब मान लो आपको डेनियल सेल के लिए लिखना हो तो ये तो पहले ब्रिज बन गया। पहले एनोड हाफ में क्या है? जिंक से जिंक 2+ में जा रहा है, तो ये जिंक हो गया और ये आपका जिंक 2+ एक्वस हो गया। ठीक। जिंक सॉलिड। अच्छा, अब इसमें गैस तो था नहीं तो इसलिए गैस बीच में नहीं आया। अगर होता तो पहले गैस आता। सेम रिडक्शन कौन पे जा रहा, तो कॉपर 2+ रिड्यूस हो रहा है। कहां पे हो रहा है? गैस कुछ है नहीं तो सीधे कॉपर सॉलिड में हो रहा है। और ये आपका एक्वस फॉर्म में था। ये आपका है सेल नोटेशन। क्या समझ में आया? तो इस तरीके से सेल नोटेशन करते हैं। अगर और कोई हुआ, लेट सपोज H2 का यूज किया जा रहा है, प्लेटिनम वायर यूज किया जा रहा है, तो प्लेटिनम वायर को यहां लिखेंगे, H2 को यहां लिखेंगे। अगर वो H+ में जा रहा है तो यहां लिखेंगे। अगेन यहाँ कुछ रिड्यूस हो रहा है दूसरे में जा रहा है तो यहां लिखेंगे, फिर गैस को इधर लिख देंगे। फिर लास्ट में जो प्लेटिनम वायर जो भी यूज होगा सॉलिड वो लास्ट में लिख देंगे। क्या समझ में आया कि सेल नोटेशन कैसे करते हैं? अच्छा, एक और नोटेशन आपको समझना है सेल नोटेशन के साथ साथ। कहीं अगर एजी, ये मैंने आपको टर्मिनोलॉजी नहीं दी, कहीं अगर लिखा हो तो समझ लेना। एनोड पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये रिडक्शन हो रहा है इस पे कैथोड पे तो इसको रिडक्शन पोटेंशियल बोल सकते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल। और इसी से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से रिडक्शन पोटेंशियल में किसी में एक दूसरे में चेंज करना हो तो जस्ट उसका रिवर्स करेंगे, निगेटिव में लेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, एक चीज आपको ये बताना है
कहीं आपका ई नॉट लिखा है एजी टू एजी प्लस, और ये कुछ आपको वैल्यू दे रखा है, कितना मान लो, एक्स मान लेता हूँ। एक्स वाई जेड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और कहीं आपको एजी से एजी प्लस, और कहीं आपको दे रखा है ई नॉट एजी प्लस टू एजी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा इसी का, क्योंकि हमने जस्ट रिवर्स किया है। अब देखो, हमेशा याद रखना, अगर ऐसे कुछ लिखा है इसके पैर में एजी, अगर एजी से एजी प्लस, तो ये ऑक्सीडेशन लिखा है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और एजी प्लस से एजी लिखा है, तो इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है। ये अगेन नोटेशन है, ये सेल नोटेशन नहीं है, पर इंपॉर्टेंट है। ऐसा लिखा हुआ देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमें जो दिया गया है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है या रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। सेम आपको मान लो, लेट सपोज दे दिया गया कि ई नॉट जिंक 2 प्लस से जिंक का कुछ जेड, या मान लो वाई दे दिया गया। सेम आपको दे दिया गया ई नॉट कोई भी एफ ई टू Fe3+, ये कुछ पी दे दिया गया। तो फिर से देखोगे, तो जिंक 2 प्लस से जिंक में गया है, रिड्यूस हुआ है, तो ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल। और ये Fe से Fe3+ में जा रहा है, तो ये आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। क्या ये समझ में आया? तो इस तरीके से अगर कहीं कुछ देता है तो आप देख लेना कि क्या आपको दे रखा है, जो वैल्यू दिया हुआ है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, उसको कैसे यूज करना है, कहाँ पी नॉट लगाना है, कैसे लगाना है। ठीक है। ठीक है, फिर क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जो अभी मैं तुरंत इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, तो आप रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आना। ठीक है। कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लो अभी, या सब कुछ आ गया। ये एसआरपी जो है क्या है, ये एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक। ठीक है, फिर तो मैं क्लास एंड करूं। ठीक है, फिर बाय बाय, थैंक यू।